कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो ना तो आपने कभी कैलकुलेट किया होगा और ना ही आपने ये अनुमान लगाया होगा। सिर्फ लोगों के कहने से, लोगों से बात करने पर एक तजुर्बा जो आपके पास होगा उसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा, आज वीडियो देखने काबिल होगी। बहुत ज्यादा पेपर्स को उठाकर जिनका विश्लेषण मैंने किया है, उस विश्लेषण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार 2023 में जो पेपर की टफनेस होगी वो किस लेवल तक जाएगी। इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको वो तजुर्बा देगा, वो आइडिया देगा कि अपनी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप परफेक्ट कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं और मैंने बताया था कि आपको इंतजार करना पड़ेगा और मैं पूरा पेपर का ऑपरेशन आज कर दूंगा। कितना क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा, कितने क्वेश्चन लोग करके आते हैं कॉमनली, कितने आपको करने चाहिए, इन सब बातों का विश्लेषण मैंने इस कॉपी में पूरा बनाया हुआ है और इन्हीं विश्लेषण को मैं आपके लिए अपडेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी जो मैं बना करके दे रहा हूं। अगर इस पीडीएफ को संभाल कर रखिएगा, क्वेश्चन जब पेपर आए 2023 का तो अनुमान लगाइएगा प्लस माइनस 5 नंबर इधर या उधर आपको यही पैटर्न मिलेगा। और यही पैटर्न अगर आपको न मिले तो चैनल तुरंत आप वहां से अनसब्सक्राइब कर देना। जरूरत नहीं आपको सब्सक्राइब करने की। अगर ये पैटर्न आपको न मिले तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये सब चीजें आपके सामने आई हैं, तो एक एक लाइन, एक एक सेकंड आपकी लाइफ बदलने के लिए वीडियो काफी है। तो फिर शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने ये बताऊंगा आपको, एंड ऑफ द वीडियो में ये जरूर समझाऊंगा आपको कि आखिरकार कितने क्वेश्चंस लोग करके आते हैं और कितने आपको कर लेने चाहिए, कौन से टॉपिक से, और कौन से टॉपिक अगर छोड़ भी देंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये बात भी आपको लास्ट तक मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है वो अगर मैं देखूं तो यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है वो कितना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2023 में जो सिलेबस आपके सामने आएगा वो सिलेबस क्या होगा। चैप्टर वाइज बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से बात करूंगा। तो ये केमिस्ट्री जो पहला टॉपिक है ये 11th क्लास से माना जाता है। सब डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीजीटी में होते हैं वो 125 होते हैं। और आपको ये भी पता है कि किस कट ऑफ तक हम लोग इंटरव्यू पैनल में चले जाते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं कि यहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 425 होते हैं। यानी कि अगर मैं 3.4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 3.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 425 आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू जुड़ जाता है और एक्स्ट्रा मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करता हूं। पहले कुछ चैप्टर्स लिख लेता हूं, उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर में मैंने 3 हिस्से किए हैं। इन तीनों हिस्सों को आप बता देता हूं। एक चैप्टर इसमें सॉलिड है, एक चैप्टर आपका लिक्विड है और एक चैप्टर आपका गैसियस स्टेट है। ये 3 इसमें पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही मेहनत से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है जो आपके यूपी पीजीटी के अलावा भी दूसरे एग्जामिनेशंस में मदद करेगी। कैसे करेगी ये बात भी आज ही इस वीडियो में मैं क्लियर
कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिख दिया। उसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको उठा करके उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके भी दो हिस्से मैंने किए हैं, एक तो जिसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और दूसरा आप बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि वीडियो रोक लीजिए, और रोकने के बाद जाइए जल्दी से दौड़कर और फट से पेन और कॉपी उठा लाइए। अगर पेन और कॉपी उठा लाएंगे तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप नोट भी करते चलेंगे कि आखिरकार इसमें होना क्या क्या है, सर क्या क्या बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, चैप्टर ज्यादा है, इसलिए पेन कॉपी लेकर के आप लोग बैठिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर कितने नंबर पर जाकर के सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात होगी। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये 3 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन यहां से मिलने के चांस है। 3 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, और ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभ दिलाएंगे, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन की उम्मीद है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहां से। अगर मैं स्टेट ऑफ मैटर पे चलता हूं तो 3 क्वेश्चन की उम्मीद यहां से भी करूंगा, और ये 3 क्वेश्चन जो होंगे वो मान के चलते हैं कि गैसियस से 2 और सॉलिड से 1 हो सकता है, या फिर लिक्विड और गैस से हो सकता है। सॉलिड से तो पक्का है, लिक्विड का क्वेश्चन थोड़ा रेयर मानते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां कभी 3 क्वेश्चन रहते, कभी 4 रहते। फिलहाल मैंने इस समय 3 क्वेश्चन का क्राइटेरिया लिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी 4 क्वेश्चन की कंडीशन मैंने बनाई हुई है, और इक्विलिब्रियम में भी चलता हूं तो 2-2 क्वेश्चन मान लेता हूं, तो यहां पर भी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपके सामने ये मैंने 4 चैप्टर की सिचुएशन रखी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये ना सोचिएगा ये तो बताइए, ये तो हम भी जानते हैं या हम भी निकाल लेंगे ना। इसका अंत क्या होगा ये जरूर देखने लायक होगा। आपको बहुत ही गंभीरता से बताऊंगा कि आखिरकार हम लोग हैं कहां। अब पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 में मैंने सरफेस केमिस्ट्री को उठाया है, और सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दिया है, लेकिन हां इसे बताऊं कि लगभग मैंने देखा है कि 2 क्वेश्चन का क्राइटेरिया यहां से भी बन करके आता है। अगर मैं 6 पॉइंट पे चलता हूं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का अगर व्यू देखा जाए तो पुराने पेपर्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये समझ में आया है कि केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन की उम्मीद हमें बनी रहती है, और 3 क्वेश्चन का जो टफनेस होगी वो भी सब अभी बात करूंगा आपसे। इसके बाद 7वां टॉपिक है रिडॉक्स। ये रिडॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों एक साथ मर्ज कर देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक क्वेश्चन तो ऑक्सीडेशन नंबर पे चला जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो नर्स्ट इक्वेशन से चला जाता है, और दूसरा आपका पोटेंशियल से। तो लगभग आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन का एवरेज यहां भी बैठ जाता है हमारा। ये हमारा हो गया। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हो जाए, ये सब ऑन एन एवरेज मिलाकर के 4 क्वेश्चन का चला जाता है। चाहे यूनिट भी आ जाए किसी की, या कोई इफेक्ट आ जाए, हेनरी लॉ आ जाए, ये सब चीजें सॉल्यूशन में ही हैं। 4 क्वेश्चन का एवरेज मैंने यहां पर दिया है। तो अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो ये जोड़ते चलिए, नहीं बाद में कहिएगा सर क्या हुआ, 3 3 6 4 10 4 14 और ये 2 आपके 16 और 3 19 और 1 20 और 20 और 2 22 और 4 26 नंबर आपके हो गए, आपके सामने है। तो ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, 9 पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। 9 में मैंने केमिकल बॉन्डिंग लगाया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है ये लगभग आपको 4 क्वेश्चन का एवरेज देकर के चलेगा। 4 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स जो होगी
ये मान के चलिए कि आपको लगभग 3 क्वेश्चन देगी, एक हैश लॉ पे दे देती है और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस गिब्स डोहम इक्वेशन या क्लेसियस क्लेपियन मिलाकर के टोटल 3 क्वेश्चन मैंने नोटिस किए हैं कि अधिकतर आते, कभी 3 से 4 भी गए हैं कुछ ईयर में, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात आज हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक ही बात होती है, तो मैं कॉमन वे में पीरियोडिक टेबल लिख देता हूं और पीरियोडिक टेबल से मैंने उठाए हैं केवल 3 क्वेश्चन। ये पेपर पे नोट कर लो, मान लेना मेरी बात, कहां से कितने क्वेश्चन आए, पेपर जब आपके सामने जब 2023 का होगा उसके बाद उठा करके रख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो पूरा लिख जाए तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, वैसे मैं पीडीएफ ये अपलोड करूंगा। इसके बाद आ जाइए 12वां पार्ट है हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन से मुझे केवल 1 और 1 यानी कि केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद है। 2 क्यों लिखा, इसके पीछे भी कुछ रीजन, अलग अलग क्यों लिखा, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी शामिल कर दिया गया है एंड H2O2 भी शामिल किया गया, इसीलिए 2 क्वेश्चन का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। तीसरी बात मैं करता हूं, तीसरी में मेटलर्जी जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता हूं। अब जनरल प्रिंसिपल्स में चले आइए तो बहुत से लोगों का भी मेरे पास कमेंट आ जाएगा एंड आइसोलेशन, बहुत से लोगों का कमेंट आ जाएगा कि सर मेटलर्जी तो सिलेबस में लिखी ही नहीं है, तो फिर भाई साहब और क्यों आते हैं पेपर में, क्यों पूछा जाता है कि सल्फर के अंदर ये प्रोसेस कौन सा यूज होता है। इसका मतलब है कि मेटलर्जी डायरेक्ट तो नहीं लिखी है लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन की उम्मीद मुझे केवल यहां से हो जाती है, चाहे वो और पूछ ले चाहे वो एलॉय पूछ ले, मतलब इससे रिलेटेड एक नंबर, एक क्वेश्चन का उम्मीद मुझे यहां से रहती है। 14वां पॉइंट है, मैं एस ब्लॉक की बात कर लेता हूं, एस ब्लॉक। 15वां पॉइंट मैं पी ब्लॉक की बात करूंगा आपसे, पी ब्लॉक, और 16वां पॉइंट डी ब्लॉक की बात करूंगा। इन सबसे मिलाकर के जो मेरा व्यू आया है निकल करके, वो एस ब्लॉक से 3 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के आया हूं, पी ब्लॉक से 5 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के आया हूं, डी ब्लॉक से, और एफ, डी एंड एफ दोनों एक साथ हैं, डी एंड एफ ब्लॉक से मैं लेकर के आया हूं 4 क्वेश्चन की उम्मीद। तो ये तो हो जाएंगे आपके यहां तक। और 17 चैप्टर भी नोट कर लीजिए जिसका नाम कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी मुझे जो उम्मीद है वो केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद यहां से है, 2 से 3 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि अब तक हमारा जो क्राइटेरिया आया है वो कहां तक, देखिए 3, 3, 6, 4, 10, 4, 14, ठीक है, 14 और 14 और 2 16, 16, 3 19, और 19 और 3 कितने हो गए 22, और 4 26, और 4 30, और 6 36, 37 38, 39 40, 41 42, 5 47, और 47 और आपका 6 कितने हो गए 53 नंबर हो गए, 47 और 6 53 नंबर। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं अभी पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, 53 नंबर का डिसीजन हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे आपसे बात कर रहे हैं कि इसके, ये मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इसके बाद जो विश्लेषण करूंगा ये तो बहुत 1-2 बार कर भी चुका हूं, लेकिन इसके बाद जो विश्लेषण करूंगा वो वाकई में अपने में एक अलग होगा, इसलिए उस विश्लेषण को और ये चैप्टर वाइज नंबर जरूर नोट करिए और पीडीएफ निकाल के रखिएगा, क्योंकि अनु सर ने अब तक जितना अनुमान दिया है वो लगभग आपके साथ सटीक बैठा होगा। केंद्रीय विद्यालय का जब एग्जाम हुआ था, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हुआ हो चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हुआ हो, ये सभी एग्जामिनेशन जब हुए थे तो इन एग्जामिनेशन में हमने जितनी बातें कही थी आपको सत्यता जरूर मिली होगी। अब भगवान तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीजें आपको मिलान करी होंगी, बहुत से क्वेश्चन डिट्टो भी आपको मिले होंगे। ऐसा अनुमान और ऐसा अनुभव आपको सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजों पर सोचता हूं, थिंक करता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूं और उसके बाद रिसर्च करके ये सब चीजें लाता हूं, इसलिए आपको यहां तजुर्बा मिलेगा। केवल YouTube पर वीडियो अपलोड कर देना या YouTube पर केवल क्वेश्चन 4 डाल करके ख्याति ले लेना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम भले वीडियो कम दें लेकिन परफेक्ट आपको वीडियोस देंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक चल लेते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेशन तक पहुंच गए। अब हमारे पास 18
पॉइंट जिसे हम लोग जीओसी बोलते हैं, जीओसी में अब टोटल हो जाता है हमारा 8 क्वेश्चन का। ये इसमें चाहे हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, चाहे वो इसमें रेजोनेंस एनर्जी आ जाए, चाहे इसके अंदर आपका हाइपर कंजुगेशन आ जाए, यानी कि कोई भी टॉपिक जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसे आप बोलते हैं, वो इसी का थोड़ा सा हिस्सा माना जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो जीओसी को मैंने 8 क्वेश्चन में लेकर के गया हूं। अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें कवर करती है। 19 जो मैंने आइसोमेरिज्म उठाया है, ये आइसोमेरिज्म भी अपने में एक निराला टॉपिक है, केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद ही देता है। और रिएक्शन और मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म में नेम रिएक्शन भी शामिल करूंगा, और इन सबको शामिल करते हुए ब्रैकेट में लिख देता हूं नेम रिएक्शन। इनको शामिल करते हुए जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि यहां पर 5 क्वेश्चन का इरादा में रखे हुए हूं कि मिलेंगे। 21 पे आते हैं। 21 टॉपिक जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां से केवल एक क्वेश्चन की उम्मीद आती है। कभी कभी फ्लावर का पूछ लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा या फिर डिस्टिलेशन होगा या स्टीम डिस्टिलेशन होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद मैं अगर हाइड्रोकार्बन्स पे चला जाता हूं तो जो उम्मीद मैंने हाइड्रोकार्बन से लगा रखी है वो आपको बताए दे रहा हूं क्यों लगा रखी। ये ए पार्ट है, इसमें एल्केन भी आते हैं हाइड्रोकार्बन में। बी पार्ट है, इसके अंदर आपका साइक्लो एल्केन भी आते हैं। यहां पर मैं साइक्लो एल्केन की भी बात कर लेता हूं। और इसी तरीके से सी पार्ट है, यहां से मैं एल्कीन की भी बात कर लेता हूं। यहां पर डी पार्ट है, यहां पर एल्का डाइइन से भी बात कर लेता हूं। एक एक टॉपिक बिल्कुल गहराई से बात करूंगा आपसे। और ई जो है वो एल्काइन से भी बात करूंगा। इन सब से मिलाकर के जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि आपको 6 क्वेश्चन की उम्मीद यहां से जागनी चाहिए, 6 क्वेश्चन यहां से मिलने चाहिए, ये मेरा भरोसा है। अगर आप इन भरोसे पर देखिए, अगर मुझ पर भरोसा करेंगे तो उम्मीद है कि प्लस माइनस 5, 6, 7 क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देगा। 23वां पॉइंट मेरा जो दिखाई दे रहा है, 23वां पॉइंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तो हाइड्रोकार्बन हो गए, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो ये मुझे 6 क्वेश्चन देने को तैयार है, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे वो टोलिन हो, और कोई भी कंपाउंड हो एंड सो ऑन। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पूरा टॉपिक है वो हमें इतने नंबर देगा। और अगर मैं 24वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे केवल एक क्वेश्चन की उम्मीद है, इससे ज्यादा की कोई उम्मीद मुझे नहीं है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन पे चलता हूं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पे चलता हूं, हेलो एरीन पे चलता हूं। तो यहां से मुझे जो क्वेश्चन की उम्मीद है वो 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिटेंशन है ना, इन्वर्जन, ये भी सब इसी में चले जाते हैं। SN1 SN2 खूब क्वेश्चन आता है, जम के क्वेश्चन आता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 26 की बात आ जाती है, यहां पर एल्कोहल्स भी होते हैं, एल्कोहल्स भी होते हैं, यहाँ पर फिनॉल्स भी होते हैं, और यहाँ पर ईथर भी होते हैं। इनसे भी मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन की उम्मीद लगाई हुई है। उसके बाद 27 पे टॉपिक पे चलता हूं, जिसे आप लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, जिसे कीटोन बोलते हैं। और इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, जो आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिलाने की ताकत रखता है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो उनके एस करैक्टर की बात हो, चाहे वो उनके पोलर नेचर की बात हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो, चाहे तो पर्टिकुलर कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो स्पेसिफिक है उनकी बात हो। इन सबको मिलाकर के 6 क्वेश्चन की उम्मीद में यहां से लगाए बैठा हूं। और 28 पर चलेगा तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो ऑर्गेनिक वाले हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है। यहां से भी मुझे 4 क्वेश्चन की उम्मीद लगी हुई है। इसके बाद 29 पे आ जाता हूं। 29 पे देखिएगा डिवीजन मैंने कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉलीमर पे चले आइए तो पॉलीमर 2 हिस्सों में हो जाता है, एक एडिशन पॉलीमर की बात करता हूं और दूसरा
कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करता हूं। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो केवल 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा मिलने की कोई उम्मीद मत रखिएगा। और तीसरा टॉपिक जो है वो बायोमोलिक्यूल है, लेंदी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे ज्यूटराइन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए आरएनए हो, ये सब चीजें मिलाकर के बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 3 क्वेश्चन का भरोसा जरूर ये चैप्टर मुझे देकर के जाता है। और 31वां टॉपिक जो आप बहुत कम पढ़ते हैं और 99.9% लोगों का ये टॉपिक गलत भी होता है, ये भी आपको बता देता हूं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एंजाइम्स और इंपॉर्टेंस उनकी जोड़ूंगा। मुझे केवल एक क्वेश्चन की उम्मीद है जो लोगों का अक्सर गलत हो जाता है। अब अगर 32 पॉइंट पर चले आता हूं तो ड्रग्स एंड मेडिसिन्स हैं, तो ड्रग्स एंड मेडिसिन्स की मैं बात कर लेता हूं। ड्रग्स और मेडिसिन्स जो होती हैं वो लगभग 2 क्वेश्चन आपको दे करके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको पहुंचाता हूं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से अगर उठाता हूं तो मुझे लगभग, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो एंथ्रासीन हो, चाहे फिनेंथ्रीन हो, चाहे आपका कोई भी नेफ्थल, मतलब इस तरीके के जो कंपाउंड है, सॉरी एंथ्रासीन वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में, पायराडीन हो, पायरोल हो, थायोफीन हो, इनके क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपको मिलेंगे क्वेश्चन। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद है, तो मैक्सिमम मैं 4 कवरेज कर रहा हूं। यहाँ पर 3 की भी उम्मीद हो जाती है। कभी नंबर इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेते हैं, कभी ऐसे एरोमेटिक कैरेक्टर ही पूछ लेते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 34वें टॉपिक पर आइए, यहां पर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा। और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की अगर मैं उम्मीद करता हूं तो यहां से मुझे 3 क्वेश्चन की उम्मीद रहती है। और 35वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहां से चलता है, स्पेसिफिक चलता है। इसके बाद डाइज एंड कलर्स की बात आती है, तो डाइज और कलर्स में से मुझे केवल 2 क्वेश्चन की उम्मीद है। इसके बाद आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर मैंने क्वेश्चन देखे, कभी कभी 3 भी हुए लेकिन 2 मान लेते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर मैं देखता हूं तो मुझे मात्र 2 क्वेश्चन पे भरोसा है। और 37वां पॉइंट जो है वो फोटो केमिस्ट्री है, और फोटो केमिस्ट्री से भी उम्मीद केवल 2 ही क्वेश्चन की चलती, जो आया भी था इस बार। और 38 पर मैं चलता हूं तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेता हूं। रेडियो एक्टिविटी से भी मुझे केवल 2 ही क्वेश्चन पर भरोसा है। और उसके बाद आ जाता है 39, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये 3 हिस्सों में है, एक लिथियम, एक जिंक और एक आपका मैग्नीशियम। इन तीनों से मिलाकर के भी 2 ही क्वेश्चन की उम्मीद मुझे मिलती है। तो ये मैंने एक नॉमिनल एक क्राइटेरिया बनाया जिसके तहत मैंने क्वेश्चन देखे हैं बहुत सारे पेपर्स को उठा करके, तो वहां से मिला है। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो वाकई में अपने में एक अलग बात होगी और अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि टोटल ये हमारे हो गए 8 और 2 10, 5 15, 1 16, 15 1 16 और 6 आपके 22 हो गए। 22 और आपके इधर हो गए 22 और 6 28, 29 और 8 आपके हो गए 37, है ना। 37 और 6 43 हो गए, 37 और 6 43 हो गए, 43 और 4 47 हो गए, 47 48 49, 50 और 5 55, 55 और 5 60 और 4 64 नंबर ये हो गए। 64 65 66 67 68 69 70 और 71 72 72 नंबर ये हो गए। तो ये आपके हो गए 5 7 5 12 125 क्वेश्चन का मैंने आपको एक बिल्कुल डिट्टो क्लू आइडिया दिया है। अब यहां पर प्लस माइनस मान लेते हैं कि 5 नंबर ऊपर नीचे, मतलब किसी चैप्टर के किसी में भी ऐड हो सकते हैं, ये संभावना है। ये तो आप नोट करिए, पीडीएफ लगाऊंगा, देख लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल करके अनुसर नीचे लिख देना और लिख देना कि अगर ऐसा पैटर्न नहीं आया अनुसर का चैनल तुरंत अनसब्सक्राइब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात जो बहुत गहनता से मैंने कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आखिरकार होता क्या है, सिलेक्शन के मैक्सिमम लेवल पर कौन जाता है,
और कितना अगर मैं तैयार कर लूं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ दूं, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। परेशानी बिल्कुल मोल नहीं लूं तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ूं, डाइज नहीं पढ़ूं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ूं, तो उस कंडीशन में भी सिलेक्शन हो जाएगा। आखिरकार सिलेक्शन के लिए फिर हमें करना क्या चाहिए? अगर नहीं पढ़े डाइज, ड्रग्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सिलेक्शन 100% श्योर है। लेकिन कैसे होगा, ये बात भी आपको जानना चाहिए। ये बात इतनी गहन है कि अगर आपने इस बात पर गंभीरता से ले लिया तो मुझे लगता है, जैसे कि आपको मैं अक्सर बताता हूं कि जो एक बीमारी लोगों में लगी हुई है, अगर वो बीमारी निकल जाए तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो अब क्या है कि आपने नोटिस किया होगा, विद्वानता एक अलग चीज है और अपने आप को परफेक्ट करके मैदान में उतार देना, मौके पे चौका मार देना, ये दूसरी बात होती है। एग्जामिनेशन हॉल में और इंटरव्यू में बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट मिलेंगे आपको, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पसीने छोड़ देते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे बोलना नहीं आ पा रहा है और हमारा सिलेक्शन छूट जा रहा है, जबकि हम अपना कट ऑफ लेवल बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए एक ऐसा कट ऑफ लेवल गेन कर लिया जो कट ऑफ लेवल आपको वाकई में सिलेक्शन के क्राइटेरिया में ले जा रहा है, लेकिन ऐसी घटना हो गई कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में यानी इंटरव्यू हॉल में हम वहां पर अपने आप की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ये तो है ही, इसमें क्या, ये तो मैं बोल ही लेता हूं, बोल ही दूंगा। और दूसरी चीज ये होती है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना एक अलग बात होती है, बड़े बच्चों को पढ़ाना अलग बात होती है। छोटे बच्चों में वाकई में नींव आप ही रखते हैं छोटे बच्चों को पढ़ा करके, लेकिन क्या नींव भरने वाला इंसान क्या दूसरा काम हो सकता है बड़े बच्चों तक वो उतना अपना टैलेंट ना दिखा सके? तो ये सब चीजों में अंतर होता है। इसी अंतर को जानने के लिए आज जो फाइनल रिसर्च है वो ये है, वो समझिएगा और बहुत गंभीरता से इसको लीजिएगा। आपको बताता हूं, जैसे कि क्लास 11th की मैं बात करता हूं, पेपर पीजीटी का है, लेकिन मैं चल कहां से रहा हूं ये भी ध्यान दीजिए। क्लास 11th की बात करता हूं, क्लास 12th की बात करता हूं। ये दो ऐसे क्लास माने जाते हैं जिनकी स्टडी अगर आपको परफेक्ट है, जिनकी स्टडी अगर आपकी परफेक्ट है तो फिर 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन लगभग और लगभग तय हो जाता है, क्योंकि यही सबसे मेहनती क्लास माने जाते हैं। ये लगभग 60 क्वेश्चन का कवरेज करके ले जाते हैं 125 में से। अब मैं आपको देखो क्या बताना चाहता हूं, बीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है, बीएससी का स्टैंडर्ड लगभग 30 क्वेश्चन का कवरेज करके ले जाता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का जो मैंने अभी डिटेल बताई, उन 125 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन किस लेवल पर जाकर के गिरेंगे वो जानने की कोशिश आप जरूर करिए। अगर एमएससी की बात कर लेता हूं तो एमएससी लेवल पर भी जाकर के 20 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ये तो बात हो गई जो एकेडमिक आपने पढ़ा। तो क्वेश्चन कितने हुए? 60, 30, 90 हो गए और 90, 110। लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये सब पढ़ने के बाद भी आपको लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, जो आज हमारे पेपर में ऐड हो गया है, जिसे CSIR लेवल भी बोल सकते हो और हाई लेवल भी बोल सकते हो, अब स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। ये सब बातें मैंने इसको बताई हैं कि हम लोग अगर चाहें तो ये 15 क्वेश्चन जो हाई लेवल पर चले जाते हैं, ये सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते, लेकिन सिलेक्शन में रोल जरूर अदा कर जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन वो खौफ पैदा कर देते हैं कि हमारे क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 110 क्वेश्चन जो हैं वो हाथ से छूट जाते हैं। अब क्या आप जो 11th 12th के 60 क्वेश्चन है, क्या आप ये दावा करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर कर देंगे, पूरे 60 के 60 सही कर देंगे? क्या 12th को पढ़ाने वाला टीचर, 11th को पढ़ाने वाला टीचर 100% उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देगा? ये गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। आपको भी हो सकता है कहीं ना कहीं डाउट हो जाए, किताब एक बार को खोलना पड़ जाए, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि शिक्षा, ज्ञान,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सभी सब्जेक्ट में पूर्ण कोई नहीं है। ये बात आप भी जान रहे, हम जान रहे। तो मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि बोले साहब 11th बेस तो मेरा, इधर 11th 12th बेस तो बिल्कुल तैयार है, आप जो रोज पढ़ाते हो वो तो मेरा सर नोट्स बना रखा है, मैं पढ़ ही लूंगा सर, मुझे तो केवल लास्ट के 15 क्वेश्चन बता दो, मैं उन्हीं से सिलेक्शन ले लूंगा। ये लोगों का कहना होता है। तो ये मैं बताऊं आपको कि अक्सर जो सिलेक्शन नहीं होता वो क्या करते हैं। देखिए, जो लोग सिलेक्शन नॉट सेलेक्टेड में आते हैं, वो मैं कैटेगरी आपको बता रहा हूं। ये हो गए नॉट सेलेक्टेड, ये हो गए नॉट सेलेक्टेड। ये कितने क्वेश्चन करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कितने करेंगे, सिलेक्शन वाले की बात मैं करूंगा, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा वो कितने क्वेश्चन करेंगे। और जो हाई, जो यानी कि मेरिट बना देंगे, जो लोग मेरिट बना देंगे वो कहां जाएंगे, इस बात पर भी मेरी बहुत बड़ी रिसर्च है, ये देखिएगा इसको ध्यान से। तो ये मैंने टोटल दिखाया आपको, टोटल कर लीजिए 60, 30, 90 और 20 110 और 15 125 क्वेश्चन है, जिनकी अलग अलग वैरायटी मैंने डाल रखी है। अब जो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने केवल 60 क्वेश्चन में से 40 ही क्वेश्चन ऐसे कर पाए जो गलत थे, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर निगेटिव मार्किंग होती तो ये 40 भी नहीं होते, ये क्वेश्चन 30 ही रह जाते, क्योंकि 1, 2, 4 अगर 5 भी गलत होते तो 10 क्वेश्चन गायब ऑटोमेटिकली हो जाते। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर उन्होंने जो सिलेक्टेड नहीं थे उन लोगों ने केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 20 में उसके बाद जो एमएससी लेवल पे 5 क्वेश्चन थे, उन जो एमएलसी लेवल पर 20 क्वेश्चन थे उसमें से केवल 5 क्वेश्चन करके आए, और जो बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल पे थे उनमें भी कोशिश करके उन्होंने 5 अगर निकाल लिए तो टोटल निकल के आया 40 और 20 60 और 10 70 नंबर, जो यूपी के अंदर लगभग 92% लोग करते हैं। एमएससी फ्रेश करके निकलिए इसी लेवल पे 60 से जाकर के 70 के लेवल पर, जिससे पूछो बोले मेरे 60 सही थे, मेरे 66 सही थे, मेरे 68 सही थे, मेरे 70 सही थे, ये भीड़ आपको बहुत मिल जाएगी। लेकिन अगर यही सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपको आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 40 से गिनती उठा करके ले जानी पड़ेगी। अगर आप यहां पर 50 क्वेश्चन का क्रॉस कर जाते हैं तो मान के चलिए कि आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ गए। अगर आपने ये 30 में से 20 क्वेश्चन, हम मान लेते हैं कि यहां पर आप बहुत नहीं उठा पाए लेकिन 20 ही क्वेश्चन रखे, तो ये 20 रख लीजिए। अगर इसमें उठाओ तो नीचे घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्राइटेरिया में आइए, केवल 10 क्वेश्चन से आपका काम चल सकता है, और इसके क्वेश्चन में आइए तो केवल आप 10 क्वेश्चन से काम चला सकते हैं। टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। यहां पर हो सकता है क्वेश्चन 8 भी हो जाए, क्वेश्चन 7 भी हो जाए, ये वेरिएशन मान सकता हूं मैं। अब यहां पर आप जोड़ लीजिए 50 और 20 70, 10 80 और 10 आपके 90, यानी कि अब आप सिलेक्शन के दायरे में आ गए। 90 से सिलेक्शन शुरू हो जाता है। ये वेरिएशन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो यहां 55 कर सकते हैं, ठीक। बीएससी वाले में चले गए तो अगर आप चाहोगे तो यहां पर 25 क्वेश्चन भी कवरेज कर सकते हो। एमएससी लेवल पे चले गए, मान लो आपने 10 ही कर पाए, यहां पर सपोज कर लो आप नहीं कर पाए, तो अपने स्टैंडर्ड को अगर बढ़ाना तो ये तरीका भी है। अब यहां फिर जोड़ लीजिए, 55 हो गए, 25 कितना हो गया आपका, 50 20 70 10 80 90, और आप 95 पर भी अपना लेवल ले जा सकते हैं। वो कब, कि जब आप इन टॉपिक से ज्यादा इन टॉपिक पर ध्यान दे दीजिए। क्लास 11 12 की किताबें उठाइए, रगड़ डालिए कि मैं 60 के 60 सही करके चला आऊंगा। और जो मेरिट बना देते हैं लोग, वो कौन होते हैं, वो ये तो 55 ले जाएंगे, ये क्वेश्चन वो 25 ले जाएंगे, ये क्वेश्चन वो 10 ले जाएंगे, और ये भी 10 ले जाएंगे। और हो सकता है ये एमएससी लेवल वाले वो क्वेश्चन 15 में से, जो 20 में से 15 सही कर जाएं, तो यहां मैं 15 दे देता हूं और यहां पर 10 दे देता हूं। अब जाके ये मेरिट में चले जाएंगे। यानी अब आप जोड़ लीजिए, ये 80 और 10 90 10 100 और 105, जैसे ही 105 की गिनती पार होगी समझ लीजिए वो लोग मेरिट में चले जाएंगे। इतने कैटेगरी के लोग होते हैं। कैटेगरी नंबर 1 ये हो जाती है, कैटेगरी नंबर 2 ये हो जाती है, कैटेगरी नंबर 3 ये हो जाती है, कैटेगरी नंबर 4 ये हो जाती है, और इसके अब स्टैंडर्ड वाले लोग आ जाते हैं। इसके बाद तो फिर अब स्टैंडर्ड आ जाएंगे, चाहे वो 108 क्वेश्चन करके आए,
चाहे वो आपके 108 के बाद 110 क्वेश्चन करके आए, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट 110 तक जा सकती है। ये जो मेरा अनुमान चला है, जो मैंने अपना मेथड लगाया है, जो मैंने अपना क्राइटेरिया लगाया है, वो मैंने आपको आज अपनी इस पूरी वीडियो में रख दिया है। ऐसा अगर आपने एप्लीकेबल किया और यही चीज आपने अप्लाई की, अब मान लो आपका मन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा ध्यान से, अब मान लीजिए आपका मन करता है कि मैं सर ये एमएससी लेवल और ये लेवल छोड़ दूं, तो फिर आपको ये श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि जो क्लास 11th 12th और बीएससी लेवल का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है, इसमें आप 100% कर पाए। लेकिन ये आप जानते हैं कि 100% कोई नहीं कर पाता है, जो कर पाएगा बिरले ही होगा। यानी कि 100% तो ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी कि इनपुट जितना डाला जाए उतना आउटपुट निकल आए। तो इसलिए ये बात मानने को मैं तो तैयार नहीं हो सकता हूं। कहीं भी फॉल्ट हो सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप 60 यहां पर अगर खींच लिए तो बीएससी में हो सकता है 20 रह जाए, तो 60 और 20 80 हो गए, और 5-5 दोनों में ले आइए 90 हो गए, क्राइटेरिया में आ गए। अगर खींच के आपने 5-10 नंबर की मेहनत और कर ली, जैसे ही 100 की गिनती पार होती है आप 100% सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 35 क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे जो, अब सबसे फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन आपका क्या है, कंक्लूजन क्या है वो जान लीजिए। कंक्लूजन है कि 35 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से रोकते हैं। इन्हीं 35 पर मेहनत अगर आप करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन फाइनल है, और अगर ये 35 छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको 100% अपना लगाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। चाहे कितने भी एक्सपर्ट आप होइए, कितने एक्सपर्ट टीचर हो जाइए, लेकिन जिस समय पेपर हॉल में पहुंचेंगे तो भाई साहब उस समय आप स्टूडेंट कहलाएंगे, उस समय आप टीचर नहीं कहलाएंगे, उस समय आप एस्पायरेंट्स कहलाएंगे, आप एक कैंडिडेट हो जाएंगे। चाहे भले ही आपका अपने जिले में, अपने एरिया में, अपने कस्बे में रुतबा चलता हो, बोले नहीं साहब अगर मैंने नहीं पढ़ाया उसे तो फिर कोई नहीं पढ़ाएगा, यानी मैंने जो बच्चा पढ़ा दिया वो बच्चा 99% लाता है सर, केमिस्ट्री में 100% लाता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपना कितना आउटपुट दे पाते हैं। यही एक परिणाम, और इसी तजुर्बे को मैंने इस पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लगाया है। इस डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, अपने अंदर एनर्जी भर लीजिए और पूरी ताकत झोंक दीजिए इस पैटर्न को पाने के लिए। घर पे बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आखिरकार ये जॉब मिलेगी तो मिलेगी हमें को, क्योंकि कारण ये है कि इस जॉब को पाने के लिए हजारों की भीड़ जो चलती है, उस लाखों की भीड़ में से आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने में अलग है। भगवान ने आपको वो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जो किसी को नहीं दी हैं, उन्हीं चीजों का फायदा उठाइए, सिलेक्शन लीजिए, और अनुज सर की इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपने अंदर इस मेथडोलॉजी को अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन आपका होगा, नाम मेरा भी होगा, आपका भी होगा। और अगर ये पैटर्न आपको ना आए, चैनल उसी दिन अनसब्सक्राइब कर देना। बोल के जा रहा हूं कि सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अनसब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूं। कारण यह है कि मैं बहुत चीजें बहुत सोच समझकर और रिसर्च करके ही बोलता हूं, उससे पहले नहीं बोलता हूं। तो उम्मीद के साथ में ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, और सबसे बड़ी ज्यादा खुशी होगी तो आपके माँ बाप को जरूर खुशी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।